Hello everyone. Today we will start the topic types of partnership firm. पार्टनरशिप फर्म के कितने टाइप्स हैं, कैसे हैं, इसे अपने डिटेल में नहीं करना बच्चे, शॉर्ट एंड करना है। 1 मार्क क्वेश्चन ही आएंगे इसमें से सिर्फ आपके एग्जाम में। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि इसके यानी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन या टाइम पीरियड के बेस पे पार्टनरशिप को बताया गया है। तो फर्स्ट है पार्टनरशिप एट विल, जिसे एज नेम शो पार्टनरशिप एट विल, अपनी मर्जी से जब चाहे पार्टनरशिप को बंद कर दे, जब चाहे स्टार्ट कर दे। जब एक पार्टनर चाहता है कि पार्टनरशिप को जो डिसॉल्व करना है, बंद करना है, तो इसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। इसका कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है। हम ये कहें कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इट इज फॉर्म्ड फॉर इनडेफिनिट पीरियड, जिसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। तो ठीक है, तो जब भी पार्टनर्स चाहते हैं तो दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर्स एंड कम्स टू एन एंड whenever partners desire so। बस 2 लाइन है बेटा इसमें। फर्स्ट लाइन ये कि it is formed for an indefinite period, and second one is this type of partnership exists at the will of the partners and comes to an end whenever partners desire so। बस ठीक है, इतना ही इसमें लिखना करना है आपको, क्योंकि इसमें क्या होगा, हो सकता है कि MCQs आ जाए, फिलअप्स आ जाए, तो इतना ही काफी है इसमें। नो फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, अब जैसे एज नेम शोज फिक्स्ड पीरियड, तो उसका पीरियड फिक्स्ड है, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होती है, जैसे 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, 6 इयर्स। तो उसके बाद ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप बंद हो जाती है। ठीक है, जिस पार्टनरशिप का पीरियड फिक्स्ड है, तो जैसे लाइकवाइज 1 ईयर, 2 ईयर, 3 इयर्स, 4 ईयर, 5 इयर्स, तो उसे बोलेंगे फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये अपने आप ही टर्मिनेट हो जाती है। कब टर्मिनेट होती है? जब एक्सपायरी ऑफ दैट स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। जैसे मान लो 5 इयर्स के लिए पार्टनरशिप बनी है, तो 5 साल के बाद, 5 इयर्स के बाद ऑटोमेटिकली इट इज डिसॉल्व, ये अपने पे टर्मिनेट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है? जो पर्टिकुलर वेंचर के लिए होती है बेटा। जैसे मान लो एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, उन्होंने एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। जैसे बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो पार्टनरशिप भी जो विल कम टू एन एंड, इट विल आल्सो बी डिसॉल्व, तो उसे भी डिसॉल्व हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। तो जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है पर्टिकुलर वेंचर के लिए बनाई जाती है। जैसे ही वेंचर कंप्लीट होगा वैसे ही पार्टनरशिप जो ही खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ 2 persons jointly get a contract for the construction of a bridge, then these 2 persons may form a partnership to construct the bridge। तो जैसे ही ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप विल कम्स टू एन एंड। ठीक है, दिस इज द पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। Now second type is on the basis of liability of members। members की liability के बेस पे पार्टनरशिप कैसी होती है? वन इज जनरल पार्टनरशिप, सेकेंड वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है कि लाइबिलिटी फॉर ऑल द मेंबर्स इज अनलिमिटेड। ठीक है, इफ बिजनेस एसेट्स आर नॉट इनफ, जो मैंने फीचर्स में पॉइंट कराया है आपको और लिमिटेशन में भी पॉइंट कराया था कि अगर इफ द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, if the business assets are not enough to pay off the debtors, creditors, then they can claim their personal property for the partners। यानी creditors can claim their personal properties of the partners। तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी में से वे क्लेम कर सकते हैं, यानी उसे उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी उन्हें क्रेडिटर्स की पेमेंट देनी ही पड़ेगी। दिस इज नोन एज जनरल पार्टनरशिप, जो अभी तक आपने फीचर्स में भी किया और लिमिटेशंस में भी किया है। उसके बाद क्या है? उसके बाद लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसका मतलब क्या है बच्चे? एज नेम शो लिमिटेड लायबिलिटी, इससे पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है, द पार्टनरशिप फर्म इन विच लायबिलिटी फॉर ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन पार्टनर इज लिमिटेड। इसमें क्या होता है कि एक पार्टनर की तो लायबिलिटी जो मेन है उसकी तो अनलिमिटेड होती है, बाकी सबकी लायबिलिटीज क्या होती है? लिमिटेड होती है। तो ठीक है, इट इज नोन एज लिमिटेड पार्टनरशिप। इसे क्या बोलते हैं? लिमिटेड पार्टनरशिप। इन इंडिया लिमिटेड पार्टनरशिप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एनेक्टेड लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, यानी उससे पहले जनरल पार्टनरशिप हुआ करती थी, मतलब सभी पार्टनर्स की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती थी। बट नाउ 2008 में कुछ अमेंडमेंट हुई है, उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि एक पार्टनर को छोड़कर, मतलब उसके एक पार्टनर की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होगी, तो बाकी सभी पार्टनर्स की लायबिलिटीज लिमिटेड होगी।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनर्स कितने टाइप्स के हैं बेटा? वन इज एक्टिव पार्टनर, एज नेम शोज एक्टिव पार्टनर। द एक्टिव पार्टनर्स कौन होते हैं? दोज हु पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, जो पार्टिसिपेट करते हैं प्रॉपर बिजनेस में। हिज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड एंड ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल इन द फर्म, फर्म में पैसा भी लगाता है, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है और मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट भी करता है, एंड ही गेट्स शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी, और कंपनी के प्रॉफिट और लॉस में शेयर भी लेता है। ये एक्टिव जो आम पार्ट एक्टिव है, एक्टिवेट है, मतलब उस पार्टनर्स मतलब पूरा काम करता है बिजनेस में, ठीक है, पार्टनरशिप में, तो उसे बोलते हैं एक्टिव पार्टनर्स। एंड सेकेंड वन इज स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर्स और डॉर्मेंट पार्टनर भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर्स। स्लीपिंग एज नेम शोज, जो सोए रहते हैं, सोए रहते हैं मतलब जो सिर्फ पैसा लगा के गायब हो जाते हैं, बस बस पैसा लगाना है उन्होंने, बाकी बिजनेस के एक्टिविटीज में कोई भी पार्टिसिपेट वो नहीं करते, सिर्फ वो कंट्रीब्यूट करते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट में शेयर भी लेते हैं, ना तो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में जो कंट्रीब्यूट करते हैं, किसी भी तरह की कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है उनकी। द पार्टनर्स हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, जो पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ वो क्या करते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट कर देते हैं और बिजनेस में से शेयर में से बिजनेस के जो प्रॉफिट्स है और लॉसेस है उसको शेयर करते हैं, बस। और द लायबिलिटी ऑफ स्लीपिंग पार्टनर इज अनलिमिटेड, बट उनकी लायबिलिटी तो अनलिमिटेड है ही है, बस फर्क क्या है, बस एक डिफरेंस है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करते, बस बाकी सारा सेम है जो एक्टिव पार्टनर में। अब इस सीक्रेट पार्टनर कौन है? सीक्रेट, जिनका नेम सीक्रेट रखा जाता है, किसी को बताया नहीं जाता, तो सीक्रेट पार्टनर इज वन whose associations or relation with the firm is not disclosed and not known to the outsiders, दूसरों को नहीं बताया जाता। वो पैसा भी कंट्रीब्यूट करते हैं, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं मैनेजमेंट में, लायबिलिटी भी उनकी अनलिमिटेड है, सब कुछ है, बट उनका जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिटी जो है बाकी पार्टनर्स को डिस्क्लोज नहीं की जाती, तो दीज आर नोन एज सीक्रेट पार्टनर्स। एंड द फोर्थ वन इज नॉमिनल पार्टनर्स। इन नॉमिनल पार्टनर्स क्या होते हैं? जो नेम के लिए होते हैं, बस कहने के लिए, रियल पार्टनर्स नहीं है। जैसे मान लो कि मेरी क्या होता है कि जैसे दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो एक फ्रेंड की पार्टनरशिप, एक फ्रेंड अपना बिजनेस चला रहा है पार्टनरशिप में, वैसे कहते ही मेरा पार्टनर ही समझो बस आप। एक दूसरा पर्सन है, वो वेल नोन है, लोग उसे जानते हैं, उसका नेम यूज कर लेता है, सिर्फ नेम यूज कर रहा है, रियल पार्टनर नहीं है। वो कहते चलो कोई बात नहीं, मेरा नेम ही तो यूज हो रहा है, कोई बात नहीं, ना तो बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना ही वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, ना ही उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करता है, बट उसको शो किया जाता है पार्टनर है, बस, ठीक है। द नॉमिनल पार्टनर मतलब नाम के लिए, ओनली फॉर द नेम सेक इसे बोलते हैं। दे आर नॉट रियल पार्टनर्स ऑफ द फर्म। दीज पार्टनर डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, डू नॉट हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड डू नॉट गेट एनी शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म, ठीक है। द नॉमिनल पार्टनर ओनली लेंड्स हिज नेम एंड रेपुटेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। उसका नेम अच्छा है, रेपुटेशन अच्छी है, तो उसका मतलब जो भी पर्सन कहता है चलो आप शो कर ही दो कि आप हमारे पार्टनर हो, ठीक है, तो सिर्फ आउटसाइडर को ही दिखाने के लिए कि हमारी पार्टनरशिप में इतने जो है वेल नोन पर्सन भी हैं, तो सिर्फ एक इम्प्रेशन जमाने के लिए तो ये पार्टनर बना दिए जाते हैं। Now next is minor partner. Minor partner as name shows, who is less than 18 years, जो 18 years से छोटा है, ठीक है। तो पार्टनरशिप देखो, सोल ट्रेडर में तो हमने किया था कि उसमें तो नहीं इतना डिटेल थी उसकी, लेकिन हमने ज्वाइंट इन टू फैमिली बिजनेस में किया था कि जो भी ज्वाइंट इन टू फैमिली बिजनेस में जो उसकी मेंबरशिप है बाय बर्थ, जैसे एक बच्चा अपनी फैमिली में बर्थ लेता है तो उसी समय से ही वो अपने ज्वाइंट इन टू फैमिली बिजनेस का जो को पार्टनर्स माना जाता है, ठीक है। मतलब उसमें माइनर भी पार्टनर बन सकते हैं, माइनर भी हिस्सेदार बन सकते हैं, बट पार्टनरशिप में माइनर जो है को एडमिशन नहीं मिलता, ठीक है। उन्हें डज नॉट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट परमिट अ माइनर टू बिकम अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। उसे एंट्री करने का मतलब उसे पार्टनर बनने का कोई भी राइट नहीं होता। बट एक जो क्वेश्चन यहाँ पर है कि माइनर से बेनिफिट में इंक्लूड हो सकता है। द माइनर कैन ओनली बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। एग्जिस्टिंग फर्म के बेनिफिट के लिए तो उसको यूज किया, मतलब पार्टनर बनाया जा सकता है, बट ना वो पैसा लगाएगा,
ना उसकी कोई लायबिलिटी होगी, ना वो पार्टिसिपेट करेगा मैनेजमेंट में, ना ही उसको आउटसाइडर को के प्रति कोई लायबिलिटी है उसकी, ठीक है। तो ना ही उसको लॉस में हिस्सा मिलेगा, सिर्फ उसको प्रॉफिट दे दिया जाएगा, ये हो सकता है बस, ठीक है। तो उसको बेनिफिट में तो शेयर दिया जा सकता है, बट ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, पॉइंट 1, ना ही उसे जो पार्टिसिपेट करने का राइट है मैनेजमेंट में, पॉइंट 2, पॉइंट 3, उसकी कोई लायबिलिटी भी नहीं है आउटसाइडर के प्रति, ना ही पॉइंट 4, ना ही लॉस को शेयर करेगा, पॉइंट 5, जो दिस इज द जो मेन पॉइंट। तो कई बार केस स्टडीज में आ जाता है कि माइनर कैन शेयर द लॉस ऑफ द बिजनेस, नो, नॉट एट ऑल। लॉस तो कभी शेयर कर ही नहीं सकता, बट प्रॉफिट तो वो हमेशा शेयर कर सकता है, ठीक है। प्रॉफिट तो शेयर कर सकता है लेकिन लॉस शेयर नहीं कर सकता। तो लेकिन इसमें थोड़ा सा कि वो भी दिया हुआ है कि अगर मान लो उससे माइनर से मेजर में आता है, अगर 18 ईयर्स क्रॉस कर लेता है तो फिर उसको पूरा वही एक्टिव पार्टनर के राइट दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो एक प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के बाद जब उसका जो है 18 ईयर्स से एज अप हो जाती है तो उसको जो है पूरी राइट दे दिए जा सकते हैं। लेकिन 18 ईयर्स से पहले सिर्फ उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, बाकी कहीं भी उसका कोई भी शेयर नहीं होता। Now next question is formation of partnership fund. नाउ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म कैसे किया जा सकता है, तो आपको पता ही है, जैसे मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर्स होते हैं, कम इनटू एग्जिस्टेंस टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। तो एक एग्रीमेंट लिखा जाता है, दिस एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटन, दोनों तरह से हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। अगर डिस्प्यूट को अवॉइड करते हैं तो रिटन एग्रीमेंट ही लिखा जाता है, बस इतना करना है इस पैराग्राफ में से बस, ठीक है। तो जो रिटन एग्रीमेंट होता है, द टर्म्स कंटेनिंग द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। उस रिटन एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं बेटा, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो अगर बाई चांस अगर आपका क्वेश्चन 1 मार्क कैसे आता है, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये आ ही जाता है, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड ओनली फॉर 1 मार्क्स। तो आप लिखोगे द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं बेटा, ठीक है। और इसके फिर आते हैं कि इसके कंटेंट क्या क्या है पार्टनरशिप डीड के पास, वैसे तो ये सारा रिटर्न ही होता है पार्टनरशिप डीड, इसकी कंटेंट क्या क्या है, इसमें क्या क्या लिखा होता है बेटा, इसमें नेम ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर्स, 5-6 पॉइंट्स कर देना बस। नेचर ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस कौन सा है आपका, बिजनेस का एड्रेस क्या है, किसने हर एक पर्सन ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, ये 12th में भी ना +2 के अकाउंट्स में भी काम आएगा आपके, ठीक है। तो ये टॉपिक सेम क्वेश्चन आपका वहां पर सेम ही आपका ये क्वेश्चन, ये वहां पर भी काम आएगा बेटा आपका। तो सारा ही है इसमें, इसमें नेम ऑफ द फर्म है और पार्टनर्स के एड्रेसेस है, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स की, और राइट है, ड्यूटीज है, मतलब 5-6 पॉइंट्स इसके इनफ है बस, कुछ ज्यादा इसकी डिटेल नहीं करनी है आपको। Now next question is registration of partnership firm, यानी किसी भी पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन क्यों करवाई जाती है। हालांकि पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं, लीगली कंपल्सरी नहीं है, लीगली इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द पार्टनरशिप फर्म टू गेट इट्स रजिस्टर्ड, उसे रजिस्टर्ड कराना कंपल्सरी नहीं है, बट अगर पार्टनरशिप में रजिस्टर्ड हो चुकी है तो उसका बेनिफिट है, उसका बेनिफिट क्या है कि डिस्प्यूट के केस में वो बेनिफिशियर आएगा क्योंकि एवरीथिंग इज इन रिटन फॉर्म, ठीक है। बट देन आल्सो द पार्टनर प्रेफर टू गेट द फर्म्स रजिस्टर्ड। हालांकि रजिस्ट्रेशन कराना इसका कंपल्सरी नहीं है, ना सोल ट्रेडर का कंपल्सरी है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी ज्वाइंट लॉ हिंदू लॉ में आता है, और उसका जो है और कौन सा किया था, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, बट फिर भी करवाया जाता है, क्यों, ताकि जो अनरजिस्टर्ड फर्म है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्या, यानी अगर नॉन रजिस्ट्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, ये भी आ सकता है कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन या 2 मार्क में, इससे 2 मार्क्स से क्वेश्चन अभी फिलहाल तो नहीं आते, तो 1 मार्क या 3 मार्क्स में ये बनता है क्वेश्चन। इसका क्या नुकसान है बेटा रजिस्ट्रेशन ना करवाने के, कि पार्टनर ऑफ द अनरजिस्टर्ड फर्म, ये पार्टनर जो है उसका अनरजिस्टर्ड फर्म का कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट पार्टनरशिप फर्म,
कि पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म पे केस फाइल नहीं कर सकता, और जो अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर है दूसरे पार्टनर पे केस फाइल नहीं कर सकता। अनरजिस्टर्ड फर्म भी केस फाइल नहीं कर सकती थर्ड पार्टी पे, आउटसाइडर पे, और अनरजिस्टर्ड फर्म अपने पार्टनर पे भी केस नहीं कर सकती। तो वो 4 नुकसान है। पार्टनर पार्टनरशिप पे फर्म पे केस नहीं कर सकता, पार्टनर पार्टनर पे नहीं कर सकता, और पार्टनरशिप फर्म आउटसाइडर पार्टी पे नहीं कर सकती, और पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स पे भी केस नहीं कर सकती। कोई भी डिस्प्यूट होता है तो इसको कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता, अनरजिस्टर्ड फर्म नहीं कर सकती। तो ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है। नाउ प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। इसकी रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसीजर है बेटा? ये किसी भी पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड एट एनी टाइम, किसी भी समय इसको रजिस्टर्ड कराया जा सकता है बेटा, एट एनी टाइम। ठीक है, नो इसमें कोई प्रेस्क्राइब लिमिट नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए? द पार्टनर्स हैव टू अप्लाई टू द रजिस्ट्रार इन अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है, उसमें जो है अप्लाई करना पड़ता है, और एक रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी पड़ती है। ठीक है, अलॉन्ग विद एप्लीकेशन कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है जो सप्लाई करनी पड़ती है। जैसे नेम ऑफ द फर्म क्या है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस का एड्रेस क्या है बेटा, ये देना पड़ता है। ठीक है, एड्रेस ऑफ द ब्रांच ऑफिस, date of admission of the partners, names and permanent addresses of all the partners and duration of the firm. वो सारे एप्लीकेंट जो पार्टनर्स है मस्ट बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। जितनी भी एप्लीकेशन है वो सभी पार्टनर्स से साइन करेंगे। फिर क्या होगा, इस सारी एप्लीकेशन को क्या करेंगे, रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराएंगे। रजिस्ट्रार सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है वेरीफाई करेगा। इफ ही इज सेटिस्फाइड देन ही विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द पार्टनरशिप फर्म।